बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सारा में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हम भाषा का सामान्य परिचय पढ़ रहे थे। भाषा का सामान्य परिचय पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने भाषा की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था। भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की भाष धातु से हुई थी, जिसका अर्थ मैंने आपको प्रकट होना बताया था। उसके बाद हमने भाषा के माध्यम पढ़े थे। भाषा के माध्यम, भाषा के माध्यम, और 3 माध्यम पढ़े थे हमने। पहला पढ़ा था मौखिक, दूसरा पढ़ा था लिखित और तीसरा पढ़ा था सांकेतिक। यानी मौखिक भाषा जो हम बोलकर विचार व्यक्त करते हैं वो मौखिक भाषा, जो विचार हम लिखकर व्यक्त करते हैं वो लिखित भाषा, और जो विचार हम संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं वो सांकेतिक भाषा। इसके बाद हमने भाषा के अंग पढ़े थे। भाषा के अंग, और भाषा के अंग भी कितने पढ़े थे? 3, जिसमें से पहला अंग हमने पढ़ा था वर्ण, दूसरा पढ़ा था शब्द, और तीसरा पढ़ा था वाक्य। इन 3 अंगों का हमने कल अध्ययन किया था। पहला वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य, जिसके अंतर्गत हमने वर्ण के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका विभाजन संभव न हो वर्ण कहलाती है। वर्णों के सार्थक योग को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, और शब्दों के सार्थक योग को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। इसी के अंतर्गत हम आज अगली क्लास के अंदर ये जो भाषा के 3 अंग हैं इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों का हम यहाँ पर जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको वर्ण, यहाँ पर लिख देता हूँ शब्द, और यहाँ पर लिख देता हूँ वाक्य। अब इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं उनका हम यहाँ पर एक एक करके जिक्र करते हैं। तो नंबर 1, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो मैंने आपको कल भाषा के जब अंग पढ़ाए थे तब हमने वर्ण, शब्द और वाक्य के बारे में इनका विस्तार से अध्ययन किया था। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या कहलाती है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? वर्ण। तो वो ही यहाँ पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी कहलाएगी? वर्ण कहलाएगी। ठीक है। अब इसी से संबंधित दूसरा क्वेश्चन है, लिखित भाषा की, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब देखो मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन है उसको चेंज कर दिया है कि पहले क्वेश्चन में था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। यहाँ पर भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है उसका हमें पता करना है, लेकिन इसके पहले मैंने एक नाम और लिख दिया है लिखित भाषा। जब हम भाषा के माध्यम की बात कर रहे थे तो मैंने आपको लिखित भाषा के बारे में बताया था। यानी लिखकर हम अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं वो कौन सी भाषा है? लिखित भाषा है। और उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी कहलाएगी? वर्ण कहलाएगी। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि चाहे भाषा की सबसे छोटी इकाई आपसे पूछे या भाषा लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे, दोनों का आंसर क्या होगा? वर्ण ही होगा। यानी दोनों का आंसर एक ही है, नंबर 3। अब थोड़ा सा यहाँ पर और चेंज हो जाता है, मौखिक भाषा आ जाती है यहाँ पर लिखित भाषा की जगह। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखित भाषा की, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब देखो थोड़ा सा और चेंज कर दिया मैंने यहाँ पर, लिखित के स्थान पे क्या कर दिया है? मौखिक कर दिया गया है। तो मौखिक का अर्थ है हम अपने विचार कैसे व्यक्त करेंगे? बोल करके व्यक्त करेंगे। तो जब हम अपने विचारों को बोल करके व्यक्त करते हैं तो उस समय हमारी सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? और वो होती है ध्वनि। ध्वनि, ध्वनि। तो 3 क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन है लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण है।
और तीसरी कौन सी है, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ध्वनि है। अब आपके सामने दो चीजें हैं, एक वर्ण है और दूसरा ध्वनि है। तो वर्ण किसे कहते हैं और ध्वनि किसे कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वर्ण के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वर्ण है, और जिसका विभाजन संभव न हो। लेकिन कैसी होगी, वो लिखित होगी, यानी जब हम लिख देते हैं तो वो क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। लेकिन जब हम उसको बोल करके व्यक्त करते हैं तो वो क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण रखूं, मैं आपको कहूं कि ए, तो वो क्या होगा, ध्वनि होगी, क्योंकि मैं आपके सामने बोल करके उसको व्यक्त कर रहा हूं ए। और जब हम उसी ए को यहाँ पर लिख देते हैं, लिखित रूप दे देते हैं इसको, ये मैंने आपको यहाँ आपके सामने लिखित रूप दे दिया है का। और जैसे मैं इस ए को लिखित रूप में लिखूंगा तो यही ध्वनि है, ये किसमें बदल जाएगी, वर्ण में बदल जाएगी। तो यहाँ पर ये ए क्या हो गया, वर्ण हो गया। तो ध्वनि और वर्ण में सामान्य सा अंतर है कि जो वर्ण है वो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होगी, और जो ध्वनि है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई में कौन सी होगी, मौखिक होगी। यानी हम जब बोल करके अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं उस समय हमारी सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी, ध्वनि होगी। तो ध्वनि और वर्ण में थोड़ा सा अंतर है, यानी ध्वनि है वो मौखिक होती है और वर्ण है वो लिखित होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, भाषा की सबसे बड़ी इकाई, भाषा की सबसे बड़ी इकाई। अब भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, तो हमारे पास 3 इकाई है। पहली इकाई वर्ण है, और दूसरी इकाई शब्द है, और तीसरी इकाई वाक्य है। तो हमने सबसे छोटी इकाई के रूप में किसका वर्णन किया है, वर्ण का, तो सबसे बड़ी इकाई के रूप में किसका वर्णन करेंगे, वाक्य का, क्योंकि 3 इकाई है, वर्ण, शब्द और वाक्य। अंत में क्या है, वाक्य। तो हमारी भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगी, वाक्य हो जाएगी। इसके बाद नंबर 5 पे क्वेश्चन जो है वो है, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। क्या करेंगे, यानी अब क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज किया गया। यहाँ पर लिख दिया गया है अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो अपने पास वही 3 रहेंगे, वर्ण रहेगा, शब्द रहेंगे और वाक्य रहेंगे। तो वर्ण है उसका कोई अर्थ नहीं होता, स्वतंत्र रूप से ये अपना कोई अर्थ नहीं देते हैं। जब इनका सार्थक योग हो जाता है तो क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, और ये अपना स्वतंत्र अर्थ देते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अर्थ के आधार पर भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या कहलाएगी, शब्द कहलाएगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, शब्द होना चाहिए। कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, शब्द है। क्वेश्चन नंबर 6, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई, अब छोटी के स्थान पर क्या आ गया है, बड़ी इकाई। तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होगी, तो जो भाषा की सबसे बड़ी इकाई है वो वाक्य थी, उसी प्रकार से अर्थ के आधार पर भी भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होगी, वाक्य ही होगी, क्योंकि वाक्य के आगे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ भी उत्तर आपका क्या होगा, वाक्य। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर आ चुके हैं कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी पूछे तो शब्द और बड़ी पूछे तो वाक्य। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, विचार अभिव्यक्ति के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई
अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन को और थोड़ा चेंज किया गया है और लिखा गया है कि विचार अभिव्यक्ति, अपने को अपने क्या विचार व्यक्त करने हैं, अपने को अपने विचार व्यक्त करने हैं और उस विचार के आधार पर हमसे पूछा गया है कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है। तो यहाँ पर जब हम विचार को व्यक्त करेंगे तो देखो वर्ण है, इसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, शब्द का स्वतंत्र अर्थ तो होता है, शब्द का स्वतंत्र अर्थ तो होता है, लेकिन इससे हम अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अगर अपने को अपने विचार व्यक्त करने हैं, अपने को सामने वाले व्यक्ति तक अपने विचारों का संप्रेषण करना है, तो संप्रेषण किसके माध्यम से होगा? वाक्य के माध्यम से होगा। तो यहाँ पर अपना आंसर होगा कि विचार अभिव्यक्ति के आधार पर भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या कहलाएगी? वाक्य कहलाएगी, वाक्य कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद अपना अंतिम क्वेश्चन है वो है विचार अभिव्यक्ति के आधार पर, विचार अभिव्यक्ति के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई। तो अपने पास भाषा के अंदर जो सबसे बड़ी इकाई है वो एक ही है और वो कौन सी है? वाक्य। तो इसका आंसर क्या होगा? वाक्य। तो ये अपने सामने 8 क्वेश्चन आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इन 8 क्वेश्चन का एक बार हम वापस रिवीजन कर लेते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई अपने से पूछे तो अपना आंसर क्या होना चाहिए? वर्ण होना चाहिए। नंबर 2 पे है लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी जब हम अपने विचारों को लिखकर सामने वाले व्यक्ति तक संप्रेषित करते हैं उस समय हमारी सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वो भी क्या होगी? वर्ण होगी। लेकिन जब हम अपने विचारों का संप्रेषण करते हैं और उस समय हम कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। उस समय हमारी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कौन सी होती है? ध्वनि होती है। वर्ण और ध्वनि में सामान्य सा अंतर है कि ध्वनि है वो मौखिक होती है, यानी जब हम अपने विचारों को बोल करके व्यक्त करते हैं उस समय जो हम ध्वनि का प्रयोग करते हैं तो वो सबसे छोटी इकाई कहलाती है। और जब उसी ध्वनि को हम क्या कर देते हैं? लिख देते हैं, यानी उसका लिखित रूप है वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आगे है भाषा की सबसे बड़ी इकाई। तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई का जहां भी क्वेश्चन होगा वहां पर एक ही आंसर होगा और वो आंसर कौन सा होगा? वाक्य। यानी जैसे ही हमें भाषा की बड़ी इकाई पूछे, चाहे वो अर्थ के आधार पर पूछे, चाहे वो विचार अभिव्यक्ति के आधार पर पूछे, या सीधा सा क्वेश्चन पूछे कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो वहां पर हमारा आंसर एक ही होगा और वो क्या होगा? वाक्य होगा। इसके बाद आगे का क्वेश्चन है कि अर्थ के आधार पर, थोड़ा सा चेंज कर दिया। यहाँ देखो भाषा की सबसे छोटी इकाई थी, लेकिन इसके पहले हमने क्या लगा दिया है? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर आगे वही है भाषा की सबसे छोटी इकाई, लेकिन अर्थ दे दिया। तो यहाँ पर अर्थ देते ही हमारे पास 3 शब्द थे, जिसमें से क्या हो गया? वर्ण यहाँ से अलग हो गया, क्योंकि वर्ण का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता है। वर्ण अपने अर्थ कब प्रकट करते हैं? जब वो मिलते हैं, जब वो संयोग करते हैं और संयोग करके एक सार्थक शब्दों का निर्माण करते हैं, तब वो अपना अर्थ देते हैं। तो यहाँ पर अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे जो छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है वो क्या कहलाएगी? शब्द कहलाएगी। और क्वेश्चन को थोड़ा सा वो देखते हैं आगे, तो वही अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई यहाँ से पूछा गया आपसे, भाषा की सबसे बड़ी इकाई, तो आपका आंसर एक ही होना चाहिए और वो कौन सा होना चाहिए? वाक्य। इसके बाद है विचार अभिव्यक्ति। अपने विचारों को अपने विचारों को क्या करना है? अभिव्यक्त करना है। और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई आपसे पूछी गई है। तो अपने विचारों को हमें क्या करना है? व्यक्त करना है, सामने वाले व्यक्ति तक अपने विचारों को पहुंचाना है, उनको संप्रेषित करना है। तो देखो वर्ण है वो अपने स्वतंत्र अर्थ नहीं देते हैं, शब्द स्वतंत्र अर्थ तो देते हैं, शब्द स्वतंत्र अर्थ तो देता है, प्रकट करता है अपना, लेकिन कोई अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? अपने को वाक्य की सहायता लेनी पड़ेगी। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा राम, तो राम क्या है? एक शब्द है, क्योंकि राम अपना स्वतंत्र अर्थ प्रकट करता है। जैसे हम राम कहेंगे, सामने वाला व्यक्ति है वो
राम नाम सुनते ही किसी व्यक्ति की कल्पना करेगा कि राम नाम का क्या है, कोई व्यक्ति है, लेकिन अपना ये विचार अभिव्यक्त नहीं कर सकता। अब मैं एक उदाहरण बना देता हूं राम से कि राम विद्यालय जाता है। विद्यालय जाता है। अब मैंने ये वाक्य बना दिया और जैसे ही वाक्य मैंने बनाया तो हम जैसे किसी व्यक्ति को कहेंगे कि राम कहाँ जाता है, विद्यालय जाता है, तो सामने वाला व्यक्ति हमारी बात का अर्थ ग्रहण कर लेगा कि राम नाम का जो लड़का है वो कहाँ जा रहा है, विद्यालय जा रहा है। उसको विचारों की क्या हो गई, अभिव्यक्ति हो गई। तो यहाँ पर सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी, वाक्य। और अंतिम क्वेश्चन है विचार अभिव्यक्ति के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई। तो विचार अभिव्यक्ति के आधार पर हमसे चाहे छोटी इकाई पूछे चाहे हमसे बड़ी इकाई पूछे, दोनों का आंसर क्या होगा, एक ही होगा, और वो कौन सा होगा, वाक्य। तो अपने वर्ण, शब्द और वाक्य से जो क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे थे उनका हमने यहाँ पर अध्ययन किया है। इसके बाद आगे हम अगली बात करेंगे। तो भाषा की जो इकाई थी, भाषा के जो अंग थे, वर्ण, शब्द और वाक्य, उनके क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद में हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे हम भाषा और बोली में, बोली और भाषा के अंदर क्या अंतर होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो, एक होती है बोली और एक होती है भाषा। बोली क्या होती है और भाषा क्या होती है, इसको हम यहाँ पर तुलनात्मक रूप से समझेंगे कि बोली क्या है और भाषा क्या है। तो जब हम अपने स्थानीय क्षेत्र विशेष के अंदर जिस भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो उस समय क्या कहलाती है, बोली कहलाती है। ठीक है। और किसी क्षेत्र विशेष के अंदर, किसी क्षेत्र विशेष के अंदर यानी जिसका क्षेत्र व्यापक हो, जिसका क्षेत्र विस्तृत हो, जिसमें व्याकरणिक त्रुटियों का ध्यान रखा जाता है, शब्दों की शुद्धता अशुद्धता का ध्यान रखा जाता है, जिसमें अपना साहित्य होता है, तो वो चीजें क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। जबकि बोली है, इसका क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। इसमें शुद्धता अशुद्धता व्याकरणिक नियमों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है और न ही बोली का अपना कोई साहित्य या अपनी कोई रचनाएं होती है। तो हम यहाँ पर एक एक बिंदु के माध्यम से इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बोली का क्षेत्र, बोली का क्षेत्र सीमित होता है। बोली का क्षेत्र कैसा होता है, सीमित होता है। (36 किलोमीटर की परिधि मानी जाती है, यानी लगभग 36 किलोमीटर के बाद बोली है वो अपना स्वरूप क्या कर देती है, परिवर्तित कर देती है, अमूमन ये माना जाता है। इसी प्रकार हम भाषा की बात करें, इसी बिंदु का हम तुलनात्मक यहाँ पर अध्ययन करें तो बोली का क्षेत्र क्या है, सीमित, तो भाषा का क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है। तो भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, यानी बोली है वो एक क्षेत्र विशेष, छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, जिसका क्षेत्र लगभग कितना होता है, 36 किलोमीटर के आसपास लगभग होता है। कि 36 किलोमीटर के आगे है वो भाषा की जो उप होती है, बोली होती है, वो अपना रूप क्या कर देती है, परिवर्तित कर देती है। जबकि भाषा है उसका क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है। नंबर 2, बोली में शुद्धता अशुद्धता व व्याकरणिक नियमों का ध्यान नहीं रखा जाता है।
यानी जो बोली है उसके अंदर जो शब्द है वो शुद्धता और अशुद्धता का मापन उनमें नहीं किया जाता है और नहीं वहां पर व्याकरण के जो नियम है वो लागू होते हैं। जबकि भाषा में शुद्धता अशुद्धता वह व्याकरणिक नियमों का ध्यान रखा जाता है। तीसरा बिंदु है वो है बोली का अपना कोई साहित्य नहीं होता। बोली का अपना कोई साहित्य नहीं होता। जबकि भाषा का अपना साहित्य होता है। अब बोली के अंदर क्या क्या आती है, जैसे अपना प्रदेश विशेष है राजस्थान, इसके अंदर कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है उदाहरण के रूप में लिख देता हूं मैं। जैसे मारवाड़ी है, बुढ़ाड़ी है, बावड़ी है, शेखावाटी है, और मेवाड़ी है। और भाषा के अंदर जैसे राजस्थानी है, गुजराती है और पंजाबी। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं अपन कि बोली क्या होती है। तो बोली है उसका क्षेत्र कैसा होगा, सीमित, यानी एक सीमित क्षेत्र के अंदर जो बोली जाती है उसे हम क्या कहते हैं, बोली। और जिसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग कितना माना जाता है, 36 किलोमीटर माना जाता है। बोली में शुद्धता और अशुद्धता यानी शुद्धता का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है और न ही व्याकरणिक नियमों का कोई ध्यान रखा जाता है। बोली का अपना कोई भी साहित्य नहीं होता है, यानी बोली है उसका अपना कोई साहित्य नहीं होता है। और बोली में हम जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मारवाड़ी है, बुढ़ाड़ी है, बागड़ी है, शेखावाटी है, मेवाड़ी है, मेवाती है, ठीक है, ऐसी बोलियां हैं वो बोली जाती है। हम भाषा का देखें तो भाषा का जो क्षेत्र है वो कैसा होता है, व्यापक होता है, यानी भाषा है वो एक प्रदेश विशेष के अंदर बोली जाती है, इसका क्षेत्र है वो व्यापक होता है। इसके अंदर शुद्धता का, अशुद्धता का और व्याकरणिक नियमों का पूरा ध्यान रखा जाता है। इनकी पूरी एक लिपि होती है, एक रचना होती है। इसके अंदर भाषा का अपना क्या होता है, एक साहित्य भी होता है, यानी जो भाषा है उस भाषा का क्या रचा गया है, साहित्य रचा गया है, यानी उसमें साहित्य की रचना की गई है। और जैसे राजस्थानी है, एक प्रदेश विशेष में जो बोली जाती है उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। जैसे पूरा राजस्थान है, उस राजस्थान के अंदर जो भाषा बोली जाती है वो क्या है, राजस्थानी। लेकिन उसी भाषा को हम उपभाषा के रूप में बांट देते हैं जिसे हम बोली कहते हैं। तो वो बोलियां क्या है, ये अपनी बोलियां जैसे मारवाड़ी है, बुढ़ाड़ी है, हड़ौती है, मेवाती है, शेखावाटी है और हड़ौती है। और यहाँ पर गुजराती और पंजाबी, यानी जो राजस्थान में बोली जाती है वो क्या कहलाती है, राजस्थानी। और जो गुजरात में बोली जाती है वो क्या कहलाती है, गुजराती। और जो पंजाब में बोली जाती है वो क्या कहलाती है, पंजाबी। और जो हरियाणा में बोली जाती है वो क्या कहलाती है, हरियाणवी कहलाती है। इसके बाद हम भाषा के स्वरूप के ऊपर चर्चा करेंगे कि भाषा का स्वरूप है वो कैसा होता है, यानी भाषा की जो स्वरूप है या भाषा के जो प्रकार है, भाषा कितने प्रकार की होती है, उसका अध्ययन हम करेंगे। यानी भाषा तो है, भाषा का हमने अध्ययन कर लिया कि भाषा में क्या क्या चीजें होनी चाहिए,
भाषा का क्षेत्र कैसा होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए। भाषा में क्या रचना होनी चाहिए, साहित्य की रचना होनी चाहिए। भाषा के अपने व्याकरणिक नियम होने चाहिए। भाषा वो एक लिपि में लिखी जाती है, वो भाषा की क्या होनी चाहिए, लिपि भी होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पर भाषा के स्वरूप या भाषा के प्रकार या स्वरूप, भाषा के प्रकार या स्वरूप, भाषा कितने प्रकार की होती है उसका हम यहाँ पर वर्णन करेंगे। ठीक है, तो भाषा के जो प्रकार या स्वरूप है वो मोटे तौर पर 4 है। पहला है मातृभाषा। पहला कौन सा है, मातृभाषा। नंबर 2 क्या आता है, प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा, प्रादेशिक भाषा। नंबर 3 के है राजभाषा, राजभाषा। और नंबर 4 पे है राष्ट्रभाषा। ये भाषा के प्रकार हैं या भाषा के हम इसे स्वरूप भी कह सकते हैं। तो कितने स्वरूप हैं या कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार है। पहला कौन सा है, मातृभाषा। दूसरा कौन सा है, प्रादेशिक भाषा। और तीसरा कौन सा है, राजभाषा। और चौथा कौन सा है, राष्ट्रभाषा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मातृभाषा के बारे में वर्णन करेंगे कि मातृभाषा किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं मातृभाषा। यानी बालक जब जन्म लेता है तो उसे किसी भी भाषा का ज्ञान नहीं होता है, यानी अबोध होता है, उसे किसी भी भाषा का ज्ञान नहीं होता है। जब वो अपने माता के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे माता जो शब्द बोलती है उन शब्दों को धीरे धीरे अपने अनुकरण में लेता है और उनका बार बार क्या करता है, अभ्यास करता है। और धीरे धीरे बालक है वो शब्द बोलने लगता है। यानी माता जो भाषा boलती है, बालक उसी भाषा का क्या करता है, अनुकरण करता है और धीरे धीरे बोलने लगता है। तो मातृभाषा किसे कहेंगे कि बालक अपनी माता के मुख से उच्चारित जो भाषा सीखता है वही मातृभाषा कहलाती है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि बालक अपनी माता के मुख से, यानी बालक है वो अपनी माता के मुख से जो उच्चारित होता है, जो शब्द उच्चारित होते हैं और उन्हीं को क्या करता है, वो सीखता है, वो क्या कहलाती है, उसकी मातृभाषा कहलाती है। तो मातृभाषा है वो प्रत्येक बच्चे की क्या होती है, अलग अलग होती है। प्रत्येक बच्चा अलग अलग अपनी माता के मुख से जो शब्द सुनता है वो उनकी मातृभाषा हो जाती है। जैसे राजस्थान में रहने वाला कोई बच्चा है तो वो अपनी माता के मुख से राजस्थानी सुनेगा तो उसकी मातृभाषा क्या हो जाएगी, राजस्थानी हो जाएगी। गुजरात में रहने वाला बच्चा है तो अपनी माता के मुख से गुजराती सुनेगा तो वो उनकी मातृभाषा क्या हो जाएगी, गुजराती हो जाएगी। पंजाब में रहने वाला है तो उसकी मातृभाषा क्या हो जाएगी, पंजाबी हो जाएगी। और अगर कोई विदेश में रहता है या जिनके माता पिता अंग्रेजी बोलते हैं तो उन बच्चों की मातृभाषा है वो क्या हो जाएगी, अंग्रेजी हो जाएगी। और अगर किसी की माता पिता हिंदी बोलते हैं तो बच्चे की मातृभाषा क्या हो जाएगी, हिंदी हो जाएगी। यानी प्रत्येक बच्चे की मातृभाषा वो क्या होती है, अलग अलग होती है। स्थान विशेष के आधार पर मातृभाषा का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद हम प्रादेशिक भाषा, इसके बाद हम कौन सी भाषा लेते हैं, प्रादेशिक भाषा। तो प्रादेशिक भाषा क्या होती है, जैसे कि नाम से ही अपने को पता चल रहा है कि भाषा के पहले क्या लगा हुआ है, प्रदेश लगा हुआ है। प्रदेश में इक प्रत्यय का योग है, यानी प्रदेश में क्या जोड़ा गया है, इक जोड़ा गया है। प्रदेश में इक प्रत्यय का योग है तो सीधा सही है, प्रदेश आ गया तो और आगे भाषा आ गई तो सीधा सही हम लिख देंगे कि प्रदेश विशेष में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है, प्रादेशिक भाषा कहलाती है। तो यहां पर लिख लो, प्रदेश विशेष में
जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। ठीक है, तो प्रादेशिक भाषा किसे कहेंगे कि प्रदेश विशेष में बोली जाने वाली जो भाषा है वो क्या कहलाएगी, प्रादेशिक भाषा। जैसे राजस्थान में बोली जाती है तो राजस्थानी, गुजरात में बोली जाती है तो गुजराती, पंजाब में बोली जाती है तो पंजाबी, महाराष्ट्र में बोली जाती है तो जो वहां पर बोली जाती है मराठी, तो मराठी हो जाएगी उनकी। तो स्थान विशेष पर जो भाषाएं बोली जाती है यानी प्रदेश की अपनी विशेष की कोई भाषा है तो वो क्या कहलाएगी, प्रादेशिक भाषा कहलाएगी। इसके बाद हम नंबर 3 के ऊपर अध्ययन करेंगे राजभाषा का। तो सबसे महत्वपूर्ण भाषा है राजभाषा, इसका हम अध्ययन करेंगे यहाँ पर कि हम राजभाषा किसे कहेंगे। और सबसे मुख्य है ये क्योंकि इसी भाषा के ऊपर अपने देश की जो शासन व्यवस्था है उनका सुचारू रूप से क्या किया जाता है, संचालन किया जाता है। तो हम यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे राजभाषा। राजभाषा, यहाँ पर दो शब्द हैं, राज प्लस भाषा, राज प्लस भाषा। और इसका हम अर्थ पता करते हैं कि राजभाषा किसे कहते हैं। तो प्रत्येक देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी न किसी भाषा की आवश्यकता होती है, जिस भाषा में उस देश की शासन व्यवस्था चलाई जा सके। और उसी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो भाषा प्रयोग में ली जाता है उसे हम क्या कहेंगे, राजभाषा कहेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि प्रत्येक देश को अपने शासन व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन करना होता है और उस शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो भाषा कौन सी होती है, राजभाषा होती है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूं कि प्रत्येक देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है राजभाषा कहलाती है। राजभाषा कहलाती है। तो यहां पर देखने की बात यह है कि प्रत्येक देश और उसकी शासन व्यवस्था को चलाना है तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, राजभाषा की आवश्यकता होगी। अपने भारत देश की जो राजभाषा है वो हिंदी है और इसका संविधान के अंदर भी प्रावधान किया गया है, जिसका हम थोड़ा सा यहाँ पर उल्लेख कर लेते हैं कि भारतीय संविधान सभा, अपने भारत के संविधान का निर्माण भारत की संविधान सभा ने किया था। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान
यानी भारत की जो राजभाषा है वो कौन सी है? हिंदी। यानी भारत की जो राजभाषा है वो कौन सी है? हिंदी है। ठीक है। और इसका प्रावधान कहाँ है? भारतीय संविधान में है। और प्रावधान किसने लागू किया? संविधान सभा ने। भारतीय संविधान सभा ने जब संविधान का निर्माण किया तो उस समय 14 सितंबर 1949 को एक प्रस्ताव लाए और उस प्रस्ताव के अंदर उन्होंने हिंदी को क्या घोषित कर दिया? राजभाषा घोषित कर दिया। इसका उल्लेख कहाँ है भारतीय संविधान में? तो वो भी लिख लेते हैं कि भारतीय संविधान की अनुसूची 8, भारतीय संविधान की अनुसूची 8 के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक में है। ठीक है। तो हम राजभाषा का यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है। और राजभाषा में हमने क्या पढ़ा कि राजभाषा किससे बनी है? राज प्लस भाषा से बनी है। राजभाषा कहते किसे हैं? कि प्रत्येक देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, प्रत्येक देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो भाषा कौन सी होती है? राजभाषा होती है। राजभाषा का भारतीय संविधान में उल्लेख है। भारत की जो संविधान निर्मात्री सभा थी, संविधान सभा, उसने 14 सितंबर 1949 को एक प्रस्ताव लाकर हिंदी को क्या घोषित कर दिया? राजभाषा घोषित कर दिया। यानी भारत की जो शासन व्यवस्था है उसका सुचारू रूप से संचालन करना है तो उस सुचारू रूप से संचालन में कौन सी भाषा सहयोग करेगी? हिंदी भाषा सहयोग करेगी। और संविधान के अंदर इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? तो संविधान सभा, भारतीय संविधान की अनुसूची 8, भारतीय संविधान की जो अनुसूची 8 है उसका भाग कौन सा है? 17। संविधान की अनुसूची 8 भाग कौन सा है? 17। और भाग 17 के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 में इसका वर्णन किया गया है। 343 में, अनुच्छेद 343 में सीधी बात कही गई है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि कौन सी होगी? तो लिपि है देवनागरी। लिपि देवनागरी। तो लिपि है वो प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपियां होती है और लिपि का अर्थ है लिखने का तरीका। तो हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। ये उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी और उनकी लिपि कौन सी होगी? देवनागरी होगी। तो अपने को यहाँ पर राजभाषा के बारे में मुख्य रूप से क्या समझना है कि राजभाषा सबसे मोस्ट है, इसलिए थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं कि प्रत्येक देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस भाषा की आवश्यकता होती है वो कौन सी भाषा होती है? राजभाषा होती है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान की अनुसूची 8 के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 में किया गया है। और भारतीय संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को प्रस्ताव लाकर हिंदी को क्या घोषित किया था? राजभाषा घोषित किया गया था। और इसी 14 सितंबर के आधार पर प्रतिवर्ष हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। यानी अपने भारत के अंदर 14 सितंबर के दिन हिंदी को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे राष्ट्रभाषा की। तो राष्ट्रभाषा क्या होती है? यानी राष्ट्रभाषा, जिस प्रकार से हमने राजभाषा को अलग अलग किया था राष्ट्र भाषा में, उसी प्रकार से राष्ट्रभाषा भी दो शब्दों से मिलकर बनी है, राष्ट्र और भाषा से। राष्ट्रभाषा भी किससे मिलकर बनी है? राष्ट्र प्लस भाषा। तो यहाँ पर शब्द से ही प्रतीत हो रहा है कि राष्ट्र यानी देश, किसी भी देश
की जो भाषा होगी वो क्या होगी, राष्ट्रभाषा। लेकिन भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, यानी भारत की कोई भी भाषा है वो राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी है वो कौन सी भाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। तो राष्ट्रभाषा क्या है, किसी देश की अधिकांश जनसंख्या द्वारा, किसी देश की अधिकांश जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। सीधी सी है बात इसमें कि कोई भी देश है, उस देश की ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या जिस भाषा को बोलती है वो भाषा कौन सी कहलाती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की जो राजभाषा है वो कौन सी है, हिंदी है। हमने यहाँ पर भाषा के प्रकार के बारे में वर्णन किया। सबसे पहले हम मातृभाषा, उसके बाद हमने प्रादेशिक भाषा, उसके बाद में हमने राजभाषा और अंत में हमने राष्ट्रभाषा के बारे में चर्चाएं की है। तो मातृभाषा यानी बालक है वो अपनी माता के मुख से जो सुनता है वो मातृभाषा, बालक अपने प्रदेश विशेष में जो बोली जाती है वो उनकी प्रादेशिक भाषा, और राजभाषा जिसमें देश की शासन व्यवस्था चलती है वो राजभाषा, और किसी भी देश की अधिकांश जनसंख्या जिस भाषा को बोलती है वो कौन सी होती है, राष्ट्रभाषा होती है। और अंत में भाषा सीखने के मनोवैज्ञानिक तरीके, भाषा सीखने के मनोवैज्ञानिक आधार। तो भाषा को हम जब सीखते हैं या भाषा को जो बालक सीखता है तो उसके 3 मनोवैज्ञानिक आधार होते हैं। पहला होता है जिज्ञासा, नंबर 2 पे होता है अनुकरण, और नंबर 3 पे होता है अभ्यास। ये 3 नियम हैं, ये किसी भी चीज को सीखने के लिए आवश्यक आधार हैं, चाहे वो भाषा हो, चाहे अन्य कोई गतिविधि हो, कोई भी गतिविधि हो, उसको सीखने के लिए हमें जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास की प्रक्रिया से गुजरना होता है। जिज्ञासा का अर्थ क्या होता है, रुचि। अगर हमारे किसी क्षेत्र में रुचि है, अगर हमें भाषा सीखनी है और भाषा में अपनी क्या है, रुचि है, तो ही हम भाषा को सीख पाएंगे। अगर बच्चे की रुचि नहीं है सीखने में तो वो कभी भी उसको सीखने नहीं पाएगा। तो सबसे पहले भाषा को सीखने के लिए जो आवश्यक जो तत्व है वो कौन सा है, जिज्ञासा। यानी बच्चे में भाषा को सीखने की क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए। जब बच्चा भाषा में रुचि लेने लग जाता है तो उसे क्या करना पड़ता है, अनुकरण करना पड़ता है। सबसे पहले बच्चा अपनी माता का अनुकरण करता है, अपने परिवार का अनुकरण करता है, फिर विद्यालय में जाता है तो अध्यापकों का अनुकरण करता है और धीरे धीरे भाषा को सीखने लग जाता है। और जब अनुकरण करने लग जाता है तो अंत में कौन सा काम करना पड़ता है, उसे अभ्यास का काम करना होता है। यानी जो उसने अनुकरण के माध्यम से भाषा सीखी है उस अनुकरणित भाषा को वो बार बार क्या करेगा, अभ्यास करेगा, और अभ्यास के माध्यम से अपनी भाषा को क्या करेगा, मजबूत करेगा, उसको प्रबल करेगा, और उसके अंदर जो भी कमियां हैं उन कमियों को दूर करने के लिए वो क्या करेगा, बार बार अभ्यास करेगा, और बार बार अभ्यास करने से उसकी जो भाषा है वो क्या हो जाएगी, परिष्कृत हो जाएगी। और बच्चा है वो शुद्ध रूप से और व्याकरणिक नियमों को ध्यान में रखते हुए भाषा का प्रयोग करना प्रारंभ कर देगा। धन्यवाद। अपना भाषा का जो बिंदु था उसके अंदर हमने जो मुख्य बातें हैं उन सारी बातों का अध्ययन कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अपने व्याकरण के जो बिंदु होंगे उनका अध्ययन करेंगे।